नमस्कार बच्चों, AYG विथ बिजू मिश्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज क्लास 10th के फिजिक्स का पार्ट 2 देखते हैं, जिसमें हम लोग दर्पण को अच्छे से समझ लेते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, ये सब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद अच्छे से अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ गया? तो आज अच्छे से आइए हम लोग ये देखते हैं कि समतल दर्पण होता क्या है। ठीक है, समतल दर्पण तो आप सभी ने देखा होगा, जो घर में आप आईना देखते हैं, ठीक है, अपना फेस देखते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जो वस्तु दूरी होती है ना, वह प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि अगर एक यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक दर्पण है, आप यहाँ पे अगर खड़े हैं यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जितनी है ना, प्रतिबिंब इसके पीछे बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, और उतना ही दूरी पर अगर मान लीजिए आप 10 मीटर पे खड़े हैं तो 10 मीटर पे ही यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गया? यानी कि समतल दर्पण में वस्तु की जितनी दूरी होती है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी उतनी ही होती है। तो यही मैंने लिखा है कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी हो जाता है। ठीक है, कोई नया चीज नहीं लिखा है। अब आगे देखिए, अर्थात वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है, उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। समझ में आ गया? क्या कह रहा है कि वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है, उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। यानी कि समतल दर्पण में आपने एक चीज देखा कि प्रतिबिंब जो होती है दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और प्रतिबिंब आप हरदम जानते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। जैसे आप खड़े हैं, मान लीजिए ऐसे खड़े हैं तो प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा, मान लीजिए आप ऐसे खड़े हैं तो प्रतिबिंब भी ऐसे ही बनेगा। मतलब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। समझ में आ गया? वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, जैसे वस्तु रहेगी वैसे ही प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु के बराबर बनता है। अगर आप इतना बड़े हैं तो वह प्रतिबिंब भी इतना ही बनेगा, इतना ही बड़ा बनेगा। यानी कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है कि प्रतिबिंब जो होता है वह दर्पण के पीछे बनता है। अच्छे से आप जान गए कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, जैसे वस्तु है ना वैसे ही बनेगा। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब, पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब आप जब आईना के सामने खड़े होते होंगे, देखते होंगे, जब आप अपना दाहिना हाथ खड़ा करते हैं तो आपको लगता है कि प्रतिबिंब में बायां हाथ खड़ा हो रहा है। जब आप अपना बायां हाथ खड़ा करते हैं तो लगता है दाहिना हाथ। मतलब पार्श्व में परिवर्तन दिखाई देता है, यानी कि पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। समझ में आ गया? तो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी मतलब काल्पनिक। समझ में आ गया? जो प्रतिबिंब बनता है ना वह काल्पनिक होता है, काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। और जहां भी लिख दिया ना कि प्रतिबिंब आभासी है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक आभासी प्रतिबिंब, एक वास्तविक प्रतिबिंब। मैं अगले कल अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो प्रतिबिंब दो होता है, एक वास्तविक में प्रतिबिंब बनता है और एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यह जो समतल दर्पण में हम प्रतिबिंब देखते हैं ना, यह आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और जहां भी आभासी प्रतिबिंब का बात कर दिया, समझ जाइएगा कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और वास्तविक का बात कर दिया तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। यानी कि आभासी का बात कर रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। समझ में आ गया? और जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना, उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, याद रख लीजिएगा। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब, अब बताइए पर्दे पर प्राप्त कौन सा होगा? जो वास्तव में प्रतिबिंब बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। कहने का मतलब है कि यहाँ वस्तु मैंने बनाया था, वस्तु यहाँ पे रखा है, तो जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। समझ में आ गया? यही तो बात यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखिए, अब आपने समतल दर्पण के बारे में अच्छे से जान लिया, तो समतल दर्पण यही होता है। ठीक है, अब समतल दर्पण के अलावा गोलीय दर्पण भी होता है। आपने कभी देखा होगा टेढ़ा मेढ़ा दर्पण, थोड़ा कभी अंदर से खाल रहेगा, कभी ऊपर से उभरा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। समझ में आ गया? लैंग्वेज पे मत जाइएगा, बस आप समझने पर ध्यान दीजिए। मैं आपको बस कैसे भी समझाना चाहता हूँ। देखिए, गोलीय दर्पण,
गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो स्फेरिकल मिरर है, वैसे मिरर को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक मतलब चिकना सतह जो है, जिससे लाइट परावर्तित होगा, तो जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि यह एक गोला है ना, वृत्त है ना, यह तो वृत्त है, तो यह वृत्त का ही छोटा सा भाग है ना, यह भी एक वृत्त है, वृत्त का ही छोटा सा भाग है, तो वही तो बात लिख रहा है, किसी खोखले गोले का एक छोटा भाग होता है, वही गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक इसमें दर्पण तो समतल दर्पण हो गया, उसके अलावा दर्पण और दो होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो अब अच्छे से आप पढ़ लीजिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, अब बताइए, दो हो सकता है, या तो इसका परावर्तक सतह उभरा रहेगा, तो उभरा रहेगा, ऊ से उभरा होता है, उभरा होता है ना भाई, उससे उभरा होता है, तो उभरा उत्तल हो गया, उससे उत्तल और उससे उभरा दोनों होता है, यानी कि उत्तल दर्पण उभरा होता है, और यह कलई किया हुआ यानी कि धंसा हुआ भाग में पेंट कर दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है, और परावर्तक सतह उभरा रहता है, वैसे दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा रहता है और उभरा हुआ सतह पर पेंट किया हुआ रहता है, वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। आप अच्छे समझ लिए, ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल, यानी कि उत्तल दर्पण उभरा रहता है और बचा जो है धंसा वाला वह अवतल दर्पण हो गया। ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ लिखा है कि यहाँ पर जो दर्पण होता है, तो दर्पण जो भी दर्पण है, तो दर्पण का मध्य बिंदु कुछ होगा ना, यह दर्पण है, इसका बीच वाला पॉइंट कुछ होगा, तो इसके मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। याद कर लीजिएगा, ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के मुख्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। आपके बुक में अच्छे से दिया है ध्रुव किसे कहते हैं, अब मैं यहाँ बस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, दर्पण, यह दर्पण जो है, जब इसको वृत्त बनाएंगे तो वृत्त का कोई ना कोई केंद्र तो होगा ना, मान लीजिए इसको वृत्त बनाए तो वृत्त का कोई ना कोई केंद्र हुआ, तो यह मान लीजिए यह वृत्त का केंद्र यह है। ठीक है, तो यह वृत्त का केंद्र है, इसी केंद्र से अगर इसको खींचेंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। तो यही क्या होता है, जो गोला जिस वृत्त का भाग होता है, उस वृत्त के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र समझ में आ गया, इसी का केंद्र है, इसी केंद्र से इसको एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में फोकस होता है, इसके बीचों बीच क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, यानी कि पूरा वक्रता, यह देखिए वक्रता केंद्र है, और केंद्र से वृत्त की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं ना, केंद्र से वृत्त की दूरी को क्या कहते हैं भाई, त्रिज्या कहते हैं। यानी केंद्र से दर्पण की दूरी को हम त्रिज्या कहेंगे ना, तो वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र से वृत्त की दूरी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये आर मैंने लिखा है ना, इसको क्या बोला मैंने, वक्रता त्रिज्या। जो भी मैं बात बोल रहा हूँ उसको आप वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिएगा। ठीक है, कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, फोकस और ध्रुव, तो बताइए फोकस की दूरी कितना है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी यही ना है फोकस की दूरी, तो इसको फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि छोटा जो एफ है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। बड़ा एफ को हम लोग फोकस कहते हैं, बड़ा एफ को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। छोटा एफ को फोकस दूरी कहते हैं। और अगर आर लिखा आ जाएगा तो इसको वक्रता क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से और इसकी दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, तो यह आर हो गया। ठीक है, और मैंने क्या बताया, एफ जो होता है बीचों बीच होता है, यानी कि आर जो होता है एफ का आधा है ना, देख लीजिए मतलब एफ जो है आर का, अगर इसको करेंगे तो आर का आधा ही है ना एफ, आर पूरा है, इसका आधा यह है एफ है, यानी कि यही प्रूफ करना रहता है एफ बराबर आर बाई टू। ठीक है, एफ बराबर आर बाई टू आज मैं प्रूफ करवाऊंगा कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, चलिए आप अच्छे समझ गए कि मुख्य अक्ष बचा है। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य या प्रधान अक्ष। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह क्या कहलाती है, प्रधान या मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव मैंने बता दिया दर्पण का मध्य बिंदु, फोकस मैंने बता दिया वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच होता है। वक्रता केंद्र बता दिया कि दर्पण जिस वृत्त का भाग होता है उस वृत्त के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए। वैसे ही उत्तल दर्पण, अब बताइए इसमें तो वृत्त ऐसे खींचा जाएगा, तो ऐसे खींचा जाएगा तो केंद्र इधर ही ना होगा। ठीक है,
अब यह वृत्त ऐसे खींचा जाएगा तो ऐसे खींचा जाएगा तो केंद्र इधर होगा, अब तो इसका वक्रता केंद्र किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। आप अच्छे से समझ गए। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। अब यहीं पे मैंने कुछ लिख दिया है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, आपको याद करना है तो अभी याद कर लीजिए, या मैं कल फिर अच्छे से इसको बताऊंगा, ठीक है, समझा कर कि क्यों इसका यूज़ किया जाता है। तो अवतल दर्पण जो हम लोग दाढ़ी बनाने जाते हैं ना, तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का उपयोग होता है वह अवतल दर्पण होता है, ठीक है। टॉर्च वाहन जो गाड़ी होती है उसके हेडलाइट जो होता है ना, जिससे टॉर्च जलता है, तो वाहन के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। तो टॉर्च में, वाहन के हेडलाइट में किसका, अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का। अगर डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो नाक कान के जांच के लिए कोई दर्पण का उपयोग करता है, वह कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। रोगी के नाक कान गला की जाँच करने में डॉक्टर अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। और सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। समझ में आ गया। गाड़ी में आपने देखा होगा साइड मिरर, जो पीछे देखने के लिए एक शीशा होता है, बाइक में आपने देखा होगा, कार में, बाइक में, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है। उपयोग मैंने लिख दिया है, आप अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। अब कल मैंने ये समतल दर्पण के बारे में बताया था कि लंबवत अगर पड़ती है, अगर समतल दर्पण यह है, अब इस पर लंबवत पड़ेगी कोई प्रकाश की किरण, तो लंबवत पड़ती है तो क्या होता है, लंबवत जैसे ही प्रकाश किरण कोई समतल दर्पण पर पड़ती है तो यह इसी दिशा में वापस लौट जाती है। मैंने कल बताया था। अगर समतल दर्पण पर कोई ऐसे पड़ती है प्रकाश की किरण तो यह इतना ही एंगल बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। समतल दर्पण में दो नियम है, ठीक है, दो प्रकार से किरण जाती है। अब ऐसे ही ये गोलीय दर्पण में भी होता होगा। तो गोलीय दर्पण में क्या होता है कि अगर गोलीय दर्पण, ऐसे गोलीय दर्पण है, अगर गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगी, यह मुख्य अक्ष है ना, यह मुख्य अक्ष है, यह ध्रुव है, तो मुख्य अक्ष के अगर समानांतर कोई किरण आती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। जो मैं बात बोल रहा हूं वह आप लिख लीजिएगा या किताब जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष है उसके समानांतर कोई किरण आती है तो वह फोकस से होकर जाती है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई मान लीजिए यह दर्पण है, ठीक है, इस दर्पण में मान लीजिए यह मुख्य अक्ष है, या पी है, या वक्रता केंद्र है, या फोकस है, ठीक है। अगर फोकस से होकर गुजरेगी तो बताइए, फोकस से गुजरेगी तो कैसे चली जाएगी, फिर से समानांतर चली जाएगी। तो फोकस से गुजरेगी तो यह किरण कैसे चली जाती है, परावर्तित होकर समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाती है, ठीक है। तो मैंने दो नियम बताया। एक बताया कि अगर गोलीय दर्पण है, अगर दर्पण है तो मुख्य अक्ष है, अगर तो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। अगर फोकस से होकर किरण आएगी तो समानांतर लौटेगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर समानांतर आएगी मुख्य अक्ष के तो फोकस से जाएगी किरण परावर्तित होकर, अगर किरण, आपतित किरण फोकस से आती है तो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाएगी। दो मैंने बता दिया। अगर यहाँ पे, अगर ये क्या होगा, अगर मान लीजिए ये वक्रता केंद्र है, अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो क्या होगा, तो अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वक्रता केंद्र पर ही वापस आ जाती है। क्यों भाई, वक्रता केंद्र से अगर गुजरती है तो वक्रता केंद्र पर ही वापस क्यों आ जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र से जो वक्रता त्रिज्या होती है वृत्त पर लंबवत होती है। मैंने क्या बोल दिया, जैसे यह वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त में एक केंद्र है और केंद्र से कोई भी त्रिज्या क्या होती है, कोई भी त्रिज्या लंबवत पड़ती है। देख लीजिए, कोई भी त्रिज्या लंबवत पड़ती है, कोई भी त्रिज्या लंबवत पड़ती है, ठीक है। तो कोई भी त्रिज्या लंबवत पड़ती है इस पर, तो जो लंबवत पड़ती है इस पर तो क्या होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वह लंबवत पड़ती है दर्पण पे। तो यही मैंने किया कि यहाँ से त्रिज्या खींचा गया तो यह लंबवत पड़ेगी, और लंबवत पड़ती है तो लंबवत पड़ने वाली किरण क्या होती है, उसी पथ पर वापस आ जाती है। मैंने कल बताया था कि समतल दर्पण है, इस पर लंबवत कोई किरण पड़ रही है तो इसी पथ पर अगर आएगी तो इसी पथ पर वापस चली जाएगी। लंबवत आने वाली किरण जिस पथ से आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण आपतित हो रही है तो गोलीय दर्पण में परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर ही पुनः वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण होती है तो क्या होती है, वक्रता केंद्र पर ही पुनः आ जाती है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। अगर मान लीजिए यह मैंने एक बनाया है दर्पण, अगर क्या बोला कि ध्रुव पर, यह मुख्य अक्ष है,
अगर ध्रुव पर कोई आपतित किरण है तो क्या होगा, ध्रुव पर आपतित किरण है तो उतना ही डिग्री से परावर्तित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि यह तो वक्रता त्रिज्या है ना, और वक्रता त्रिज्या अभिलंब की तरह कार्य करी है, लंब है ना इस पर, तो यह अभिलंब हो गया, यह आपतित किरण हो गया और यह परावर्तित किरण हो गया। तो जब आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब हो गया तो परावर्तन के नियम से क्या हो गया, यह आई और आर दोनों बराबर हो गया, आपतित कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर हो गया, यानी कि जितना कोण से आती है उतना ही कोण पर वापस लौट जाती है अगर ध्रुव पर कोई किरण आती है तो चारों पॉइंट मैंने बता दिए। फिर से बता देता हूं, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से होकर परावर्तित होकर जाती है, अगर फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाती है, अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वक्रता केंद्र पर ही वापस आ जाती है, अगर ध्रुव की दिशा में जाती है, ध्रुव की दिशा में आती है तो उतना ही कोण से परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। अब एक संबंध है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध f और r/2, f बराबर r/2 होता है, मैंने समझा दिया। जो f होता है यह पूरा r का क्या हाथ आधा होता है, क्यों, क्योंकि फोकस इसके बीचों बीच होता है, यही प्रूव करके हमको दिखाना है। ठीक है, तो मान लिया कि bb डैश यह क्या है, b है। ठीक है, bb डैश एक क्या है, एक अवतल दर्पण है। bb डैश क्या है, यहाँ पे एक अवतल दर्पण है। तो जब एक bb डैश अवतल दर्पण है, रुक जी एक मिनट, यह bb डैश है, तो bb डैश जब अवतल दर्पण है तो जिसका ध्रुव p है, ठीक है, इसका ध्रुव क्या है, p है, pc मुख्य अक्ष है। देखिए pc मुख्य अक्ष है ना, जो बात है मैं वो लिख रहा हूँ। AB एक आपतित किरण है, मान लीजिए कि AB अब आपतित किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है। AB एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समानांतर है और मान लिया कि वह बहुत निकट है। देखिए यह जो प्रूव करना होता है ना, पता है कैसे प्रूव करना होता है, यहाँ पे एक अवतल दर्पण है, यह मुख्य अक्ष है, और अवतल दर्पण कौन सा होता है, जो धंसा होता है। ठीक है, और उत्तल से उभरा, यानी कि उभरा वाला जो होता है, यानी कि उभरा वाला जो होता है वह उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह उभरा है उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धंसा है वह अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष जो होता है, ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था, मुख्य अक्ष बता रहा था कि जो आपतित किरण है वह निकट में बता रहा था। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ से एकदम पॉइंट ये है, एकदम पॉइंट ये है, अब इस पर मैं एकदम ऐसे कर रहा हूँ, तो ऐसे जब कर रहा हूँ परावर्तित होने के बाद तो ये भुजा और ये भुजा यहाँ पे आपको अच्छे से स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा, तो इसी को मैं बड़ा करके, मान लीजिए कि ऐसे ही यहीं पर मैं आपतित कर रहा हूँ समानांतर, इसी को मैं बड़ा करके यहाँ पे दिखाया हूँ। ठीक है, इसलिए आपको मानना है यहाँ पे कि जो बी बिंदु है वह पी के बहुत निकट है। ठीक है ना, वही लिखा है कि ए बी एक आपतित किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है और बिंदु पी के ध्रुव के बहुत निकट है। ठीक है, समानांतर और निकट है। परिभाषा से किरण ए बी जब समानांतर आती है, जब समानांतर आती है तो क्या मैंने बताया, फोकस से होकर गुजरती है, वही मैंने लिखा है। परिभाषा से किरण जो ए बी परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है, एफ से होकर गुजरती है। ठीक है, अब देखिए चूंकि त्रिज्या सीबी दर्पण सतह के बी बिंदु पर अभिलंब है, त्रिज्या जो है अभिलंब है, मैंने ये भी समझा दिया कैसे अभिलंब होता है, त्रिज्या बी बिंदु पर अभिलंब है। ठीक है, इसीलिए परावर्तन के नियम से अब क्या होगा, देखिए ये अभिलंब है, यह किरण आई, यह परावर्तित हो गई, तो यह क्या हो गया, यह एक ही तल में हो गया। और परावर्तन के नियम से जब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो गया, तो यहाँ देखिए ए बी सी बराबर सी बी एफ हो जाएगा, ए बी सी बराबर सी बी एफ, मैंने वही लिख दिया है, यह कोण और यह कोण बराबर हो गया। ठीक है, चूंकि यह और यह दोनों आपस में समानांतर है और यह भुजा है, तो मैंने क्या लिखा, एकांतर कोण ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। एकांतर कोण से आपने 9th में पढ़ा होगा, एकांतर कोण से दोनों बराबर हो जाएगा, तो वही मैंने लिखा है कि ए बी सी बराबर सी बी एफ हो गया तथा ए बी सी बराबर बी सी एफ एकांतर कोण से बराबर हो गया। ठीक है, अब चूंकि दोनों में ए बी सी है, एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस बराबर हो जाएगा, यानी सी बी एफ बराबर बी सी एफ हो जाएगा। तो सी बी एफ बराबर बी सी एफ 1 और 2 से मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि देखिए सी बी एफ यह वाला कोण, ठीक है, और बी सी एफ यह वाला कोण, दोनों यह बराबर हो गया। अब जब दोनों बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज का यही ना होता है कि दो कोण जैसे ही बराबर हुआ, यानी कि वह त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यानी कि बी सी एफ एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज है, 9th में आपने पढ़ा होगा कि जो दो कोण बराबर होता है उसके साथ वाला दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, यानी यह भुजा और यह भुजा दोनों बराबर हो जाती है, यानी कि सी एफ बराबर बी एफ, यही मैंने लिख दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज
त्रिभुज है, अतः बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ। दोनों समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा होने के कारण क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी पी के बहुत निकट है। क्या मैंने लिखा, मैंने पहले ही बोला ना कि बी जो है माना है कि पी के बहुत निकट है। तो चूंकि बी अगर पी के बहुत अगर निकट रहता, यहाँ पे बहुत निकट रहता, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाता। कैसे बराबर होता है मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे एक है, ठीक है, और यह मुख्य अक्ष है, तो यहाँ मुख्य अक्ष पी है, और अगर आपतित किरण यहीं होती, आपतित किरण यहीं होती, ठीक है, और यह फोकस है, तो ये और ये भुजा लगभग बराबर होती। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि ये और ये भुजा लगभग अगर यहीं रहती तो परावर्तन के बाद यहाँ पे एकदम इतना निकट रहती। देखिए मैंने क्या बताया कि ये भुजा है, मैंने वो गलत बता दिया, ये भुजा है, तो अगर यहाँ पे आपतन होती, ऐसे आपतित होती, तो ऐसे भुजा जाता है यहाँ पे, तो ये और ये लगभग भुजा बराबर होती, लगभग एकदम पास में होती, यहाँ पे होती तो लगभग बराबर होती ना। तो वही लिखा है यहाँ पे कि यह इतना निकट है कि बी एफ और सी एफ दोनों बराबर है। ठीक है, बी एफ और सी एफ दोनों बराबर है, और दोनों बराबर है, बी एफ और पी एफ बराबर है। बी एफ और पी एफ अगर बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया, और ये तो पहले से बराबर था, यानी कि यह भुजा और यह भुजा दोनों बराबर हो गई। दोनों यहाँ पे लिख दिया, बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ, देख लीजिए पी एफ। अब सी एफ बराबर पी एफ, देखिए सी एफ बराबर पी एफ मैंने बता दिया, दोनों बराबर हो गई। अभी इसी को मैंने लिख दिया, सी एफ बराबर पी एफ बराबर पी सी बटा में 2। पी सी क्या है, यह पूरा है, इसका आधा है ना, जो सी एफ है और पी एफ है, दोनों पी सी का आधा है ना। वही तो मैंने लिखा है कि सी एफ बराबर पी एफ, पी सी का आधा है, और पी एफ सी बराबर, देखिए पी एफ क्या है, छोटा एफ है, फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी एफ, तो यही लिखा है पी एफ बराबर एफ लिख दिया, और पी सी का मान आर लिख दिया। पी सी, यह पी सी है, पी सी आर है ना, तो पी सी का मान आर लिख दिया, तो यह एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आर बाई 2। वीडियो को रोक रोक के आप अच्छे से इसको उतार लीजिएगा, या बुक में दिया हुआ है, भारती भवन का जो बुक है उसके पेज नंबर 6-7 में अच्छे से दिया हुआ है, आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। मैंने तो बस ऐसे ही लिख दिया। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप से नहीं पढ़ते हैं, प्लीज़ अपने आप से रीडिंग लगाना शुरुआत कीजिए। ठीक है, जब तक सपोर्ट कोई देता है, सपोर्ट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन खुद से जो रीडिंग होती है वह बहुत अच्छी बात है। मैं बस समझाने का कार्य करूँगा, आप घर पर पढ़ने का कार्य कीजिए। आपको कैसा लगा प्लीज़, जो भी स्टूडेंट है, मेरे कोचिंग के स्टूडेंट हो या बाहर के स्टूडेंट हो, जो भी स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ते हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपने यह वीडियो पढ़ा है और आपको यह वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ ज़रूर बताएं। आपने इतना सुनहरा टाइम दिया, आप इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बैकग्राउंड पर मत जाइएगा, बैकग्राउंड अभी रात में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज़ आप बस मेरे पढ़ाए गए वीडियो और कंटेंट पर जाइएगा। ठीक है, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।